Sir, your voice is not audible. बेटे अनफॉर्चुनेटली बी की डेथ हो गई। ए बी एंड सी पार्टनरशिप फर्म में बेटे 3 पार्टनर हैं। पार्टनरशिप फर्म में बेटे 3 पार्टनर है एबीसी। अनफॉर्चुनेटली बेटा बी की डेथ हो गई। ये बात बेटे ए और सी को या बी को पहले से थोड़ी पता होगी कि इस टाइम पर इस दिन इतने टाइम के बाद किसी पार्टनर की डेथ होने वाली है। यानी बेटे ये तो अनएक्सपेक्टेड होता है, पहले से प्लान नहीं होती सब चीजें कि इस टाइम पर इस पार्टनर की डेथ हो जाएगी। तो क्या होता है बच्चों, जब पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही होती है तो बेटे वहां पर पार्टनरशिप फर्म जब बनाई गई होती है तो वहां पर पार्टनर बेटे अपने साथ एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनर बेटे अपने साथ एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और बेटे उस पार्टनरशिप डीड के अंदर वो जो पार्टनरशिप डीड होती है वहां पर बेटे ये सारे क्लॉजेस को क्लियर किया जाता है। बेटे वहां पर इन सारे क्लॉजेस को क्लियर किया जाता है पहले से ही। वहां पर इन क्लॉजेस को पहले से ही क्लियर किया जाता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बेटे डेथ होने के बाद उस डिजीज्ड पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा। बेटे उस डिजीज पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से ट्रीट करेगी बेटे, वहां पर उसको क्या क्या चीजें दी जाएंगी बेटे। उसकी कैपिटल उसको दिया जाएगा, अभी तक का प्रॉफिट दिया जाएगा, रिजर्व में हिस्सा दिया जाएगा। बेटे ये सारी बातें वहां पर लिखी होती, और अगर नहीं भी लिखी होती हैं बेटे तो वो हमें समझना है। वो हमें क्या समझना है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो बेटे पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को कैसे पे ऑफ करेगी बेटे। ठीक है, एक चीज आप हमेशा और यहाँ ध्यान रखेंगे, एबीसी 3 पार्टनर है। अगर बेटे किसी पार्टनर की डेथ हो भी जाती है तो पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू चलेगी बेटे, ए और सी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, इनके बीच में जो पार्टनरशिप थी बेटे, पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जाएगी लेकिन पार्टनरशिप फर्म बेटे कंटिन्यू चलेगी, वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करती रहेगी। मैं यहाँ पे बेटे कुछ लिखवा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे और साथ साथ नोट करेंगे। पार्टनरशिप comes to an end on the death of a partner, but the firm may continue its business with the remaining partners बेटे रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे पास ए और सी रह गए। सर जब बी की डेथ हो गई और अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 ही पार्टनर रह गए तो आगे जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो ए और सी आपस में डिवाइड कर लेंगे। हाँ बेटे, पहले प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में डिवाइड होता था, ए बी और सी में। अब जब बी नहीं रहा बेटा तो अब सारा प्रॉफिट ए और सी में डिवाइड होगा। बी का प्रॉफिट शेयरिंग भी ए और सी ले जाएंगे बेटे, अब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, who take share of
the deceased partner in their old profit sharing ratio. किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाती है बेटे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चलती है, वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ, जो पार्टनर अब पार्टनरशिप फर्म में रह गए हैं। जो बेटे डिजीज पार्टनर के शेयर को, जो डिजीज पार्टनर है उसके शेयर को फ्यूचर में अपनी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करके एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मतलब अब बी का शेयर ए और सी इंजॉय करेंगे क्योंकि बी अब पार्टनरशिप फर्म से जा चुका है। सर हाँ बेटा। फिर बी की जगह किसी उसके फैमिली मेंबर को एंट्री नहीं मिल सकती? बेटे सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। ठीक है सर। हम यहाँ पर बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। हम यहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करके नहीं सीख रहे हैं जो बीएसटी या किसी लॉ के अंदर क्रिएट हो, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या उसकी फैमिली मेंबर को भी लाया जा सकता है, वो सब लॉ की बातें हैं। हम तो अभी ये सीख रहे हैं किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद हम अपनी बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। Retirement of a partner is voluntary. In nature and it can be planned. Whereas death of a partner cannot be planned. बेटे कोई अपनी रिटायरमेंट को तो प्लान कर सकता है क्योंकि वो वॉलेंट्री नेचर होती है कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में कब तक काम करना चाहते हैं, उसके बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बेटे वॉलेंट्री नेचर है, लेकिन जो डेथ है बेटे वो कभी प्लान नहीं हो सकती। डेथ अनफॉर्चुनेटली बेटे कभी भी होती है, वहां पे हम प्लानिंग करके डेथ नहीं होती है बेटे कि 4 महीने के बाद मिस्टर बी की डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बेटे किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है बेटे वो उसके आगे उसकी फैमिली के किसी भी लीगल हियर को दे दिया जाता है। जो उसकी फैमिली के अंदर पर्सन होगा उसका सारा अमाउंट बेटे उस लीगल हियर को पे कर दिया जाएगा। द अमाउंट ड्यू is paid to the legal heir of a deceased partner in case of death of a partner. In case of death of a partner, जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा बेटा डेथ के बाद किसी भी पार्टनर का, वो बेटे उसके लीगल हेयर को आगे पे कर दिया जाएगा। जो उसका लीगल हेयर है बेटे डिजीज पार्टनर का, उसको पे कर दिया जाता है। बेटा इन केस
of death of a partner, in case of death of a partner, we have to calculate. बेटे जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो आपको बेटे इन बातों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. हम एक एक करके वो सारी बातें लिखेंगे बेटे जिसको हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, जिसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बेटे, हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट, गेनिंग रेशियो. बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यहां पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. किसी पार्टनर के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स को फायदा होता है बेटे, उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलता है. जैसे देखो बी की डेथ के बाद बी का शेयर ए और सी को मिल गया बेटे. उनको जितना प्रॉफिट पहले मिलता था अब उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि बी का शेयर भी इन दोनों को आपस में बांट दिया जाएगा. तो बेटे ये दोनों गेन कर जाएंगे. यानी हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो को भी निकालना पड़ेगा. सेकंड पॉइंट बेटा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है बेटे उसका गुडविल शेयर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है शेयर ऑफ गुडविल. बेटे पॉइंट नंबर 3, इसको तो बनाते बनाते आप लोग परेशान हो गए, तो बहुत अच्छे से आपको आ गया. रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ. अगर आपके पास कुछ फ्री रिजर्व्स हैं बेटे, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी फ्री रिजर्व आपके पास पड़े हैं बेटे, आपको उसमें उस डिजीज पार्टनर के शेयर को पे करना पड़ेगा. तो शेयर इन फ्री रिजर्व, आपके पास जो भी फ्री रिजर्व है बेटे उसमें उसका शेयर देखना पड़ेगा. अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स आपकी एसेट साइड में है तो बेटे उसमें भी उसका शेयर निकालना पड़ेगा. शेयर इन फिक्टिशियस एसेट. कोई एग्जिस्टिंग गुडविल अगर बेटे बैलेंस शीट में आ रही है एसेट साइड, तो वहां भी उसका शेयर निकालो. शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल. अगर बेटे क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ कह रखा है तो बेटे इफ एनी अगर ये कह रखा है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर आपको ये कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बच्चों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. बेटे पॉइंट नंबर 8, यहां मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये वो पहली बात है जो आपने आज तक कभी नहीं सीखी, जो आपको इस चैप्टर में ही सीखनी. ये पॉइंट है बेटे जो आपने आज तक कभी नहीं सीखा, आपको इसी चैप्टर में ही सीखना है बच्चों. इसको कहते हैं बेटे शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ. बेटे इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से सुनो. मान लो बच्चों हमारा फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को. 1 अप्रैल 2020 को बेटे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट. और अनफॉर्चुनेटली 30 सितंबर 2020 को
बी की डेथ हो गई, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी बेटे 6 महीने, 6 मंथ्स। बी हमारे साथ 6 महीने हमारी पार्टनरशिप फर्म में रहा। बी 6 महीने हमारे साथ हमारी पार्टनरशिप फर्म में रहा बेटे। आप ध्यान से देखो, इस साल का प्रॉफिट बेटे, इस साल का प्रॉफिट तो 31 मार्च 2021 को कैलकुलेट होगा। जब ये साल खत्म होगा, लेकिन उसकी डेथ तो बेटे 6 महीने पहले ही हो गई। हमें तो इसी डेट पर 30 सितंबर 2020 को उसको प्रॉफिट देना होगा, उसको प्रॉफिट देना होगा बेटे। हमारा प्रॉफिट तो इस साल का 6 महीने के बाद निकलने वाला है, 31 मार्च 2021 को, लेकिन उसकी डेथ हो गई है बेटे 30 सितंबर 2020 को। 30 सितंबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ ईयर एंड होने से 6 महीना पहले हो गई। हमें तो बेटे उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी है बेटे 30 सितंबर 2020 तक कैलकुलेट करके देना ही होगा। अब हम क्या करेंगे बेटे, 30 सितंबर 2020 को हम लोग क्या करेंगे, हम उसको कैसे बेटा ये प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करके देंगे। तो बेटे आपको इस चैप्टर के अंदर यही एक नया पॉइंट सीखना था बेटे। इसी पॉइंट के ऊपर हमारे लिए 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं बच्चों कि हम यहाँ पर डिजीज पार्टनर के प्रॉफिट को, जो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकालेंगे, जो एस्टिमेशन निकालेंगे, या तो बेटे वो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट टाइम के बेसिस पर होता है, या तो बेटे वो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट टाइम के बेसिस पर होता है, ऑन टाइम बेसिस, या बेटे वो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर, या बेटे टर्नओवर का दूसरा नाम होता है सेल्स बेसिस। बेटे टर्नओवर का दूसरा नाम होता है सेल्स बेसिस। या तो आप बेटे प्रॉफिट को टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करके दे देते हैं, या बेटे आप उसके सेल्स के बेसिस पर कैलकुलेट करके देते हैं। यानी हमारे पास प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं यहाँ पर। या तो हम टाइम के बेसिस पर उसको कैलकुलेट करके दे देंगे, वो जितने टाइम जिंदा रहा बेटे उस टाइम के बेसिस पर हम कैलकुलेट करके दे देंगे, या फिर हम लोग बेटा सेल्स या टर्नओवर के बेसिस पर कैलकुलेट करके देते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जांपल बेटा दूंगा, आप उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं, आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाएंगे कि अगर हम लोग टाइम के बेसिस पर देते हैं तो कैसे प्रॉफिट दिया जाता है, सेल्स या टर्नओवर के बेसिस पर अगर उसका शेयर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाता है। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, A, B and C were partners in a firm. She died on 29th February 2020.
his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of last year profit. बेटे मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं. On the basis of last year profit, which were rupees 1 lakh. Respective. बेटे ए बी सी 3 पार्टनर हैं. सी की डेथ हो गई है 29 फरवरी 2020 को. 29 फरवरी 2020 को डेथ हो गई. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of last year profit, which was rupees 1 lakh on 31st March 2019. यानी सर अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन 31 मार्च को होती है तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च का. हाँ बेटा, अब आप बात को ध्यान से सुने. बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा सारी बात. हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को. हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को. ईयर एंड है बेटे. ये ईयर स्टार्टिंग की बात. हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को और ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को. 29 फरवरी 2020 यहां पे कहीं 29 फरवरी 29 फरवरी 2020 को बेटा सी की डेथ हुई. सी की डेथ हुई. अभी हमारा ईयर एंड होने में 1 महीने का टाइम था बेटे. अभी 1 महीने के बाद यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता. अभी 1 महीने के बाद 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट कैलकुलेट होता. लेकिन बेटे वो तो 1 महीना पहले ही यहां पर सी की डेथ हो गई. 29 फरवरी 2020 को सी की डेथ हो गई. यानी सी हमारे साथ 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 29 फरवरी 2020 तक, अप्रैल से लेकर और फरवरी तक हमारे साथ पार्टनरशिप फर्म में जिंदा रहा. हमारे साथ पार्टनरशिप फर्म में काम करता रहा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. सर उसने हमारे साथ 11 महीने काम किया मिलकर, 11 मंथ्स. यानी मिस्टर सी को 11 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए.
इस साल वो 11 महीने हमारे साथ रहा तो उसको 11 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन बेटे इस साल का प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट हुआ ही नहीं, वो तो अभी 31 मार्च 2020 को कैलकुलेट होगा। यहाँ तो हमें अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट निकाल के करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब आप इस लाइन को समझ सकते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, यहां से स्टार्ट हुआ था बेटे, 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ था और यहां से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ टिल द डेट ऑफ डेथ, यहां तक बेटे जहां तक उसकी डेथ हुई, जिस डेट पर उसकी डेथ हुई है वहां तक, was टू बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वर ₹1 लाख। मतलब पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप ये मान लो कि जो हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, बेटे वही प्रॉफिट हमें इस साल भी होगा, चाहे हो या ना हो, उससे ज्यादा हो या कम हो, वो सारी बातें तो बात की। पार्टनर्स कह रहे हैं हम ये बात मान लेते हैं कि जो हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, वही इस साल प्रॉफिट होगा। तो उसी प्रॉफिट के बेसिस पर हम इसका शेयर इसको दे देते हैं, हम उसी प्रॉफिट के बेसिस पर इसका शेयर इसको दे देते हैं। तो हमने कहा कि भैया ये बताएं, आप ये बताएं कि हमारे को लास्ट ईयर प्रॉफिट था कितना, हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ कितना। उन्होंने कहा देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको लास्ट ईयर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मैंने कहा ठीक है, उसके बेसिस पर हमें उसको शेयर देना है। तो बेटे देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। हमने उसको ये कहा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 12 महीने में हुआ। मैं बेटे इस वैल्यू को ना सही कर लेता हूं जिससे पॉइंट्स में आंसर नहीं आए। इसको 1,20,000 कर लेते हैं। हमने कहा कि 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट 12 महीने में हुआ, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर हम 11 महीने का प्रॉफिट देखें जब तक वो जिंदा रहा हमारे साथ, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट 12 महीने में हुआ, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो वो 11 महीने मेरे साथ जिंदा रहा, 11 महीने उसने हमारे साथ काम किया, तो 11 मंथ्स में कितना प्रॉफिट होगा सर? 11 मंथ्स में होगा 1,10,000। 11 मंथ में प्रॉफिट होगा 1,10,000। ठीक है सर, 11 मंथ में प्रॉफिट होगा 1,10,000। मान लो बेटे, मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, 1,20,000 रुपए का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, तो 1,20,000 हमने 12 मंथ्स में कमाए, तो 11 मंथ्स उसने हमारे साथ काम किया, तो 11 मंथ्स में हम कितना कमाते बेटे? हम 11 महीने में कमाते 1,10,000। मान लो तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो, ए बी और सी, मान लो तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो। तो अगर मैं सी के प्रॉफिट शेयर की बात करूं, अगर बेटे सी के प्रॉफिट शेयर की बात करूं, तो 1,10,000 इंटू 1/3, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी सर उसका प्रॉफिट शेयर आ गया 36,667। ये हम उसको प्रॉफिट दे देंगे। हाँ बेटा, इसको कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पर, टाइम के आधार पर हमने उसके प्रॉफिट के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैलकुलेट करके दी। सर लेकिन ये अभी एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं। नहीं बेटे, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये तो अप्रोक्सीमेशन प्रॉफिट है। ये हमने लास्ट ईयर के बेसिस पर उसको प्रॉफिट निकाल कर दे दिया है, और उसकी डेथ 1 महीना पहले हो गई है, तो हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। तो हम इसके आगे एक नाम लिखेंगे बेटे, जो हम उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये जो प्रॉफिट दिया जाएगा बेटे, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है, और उसके आगे लिख दिया जाएगा 36667।
ये उसका प्रॉफिट आ गया, ये उसका प्रॉफिट आ गया। यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऐसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऐसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन को किया जाता है बेटे। A partner dies on 1st June 2020. Accounts being closed on 31st March each year. Profit till the date of death will be determined on the basis of sales assuming profit for the year ended 31st March 2021 will be same as for the year ended 31st March 2020. The following information is available. Sales for the year ended 31st March 2020 12x profit for the year ended 31st March 2020 2,40,000. Sales of April and May 2020 rupees 3 lakh. बेटे क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करेंगे। एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है 1 जून 2020 को। A partner dies on 1st June 2020. Accounts being closed on 31st March each year. हर साल 31 मार्च को बेटे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। Profit till the date of death will be determined on the basis of sales. बेटे आपको प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है, आपको इस वाले प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पर। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाएगा बेटे प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी डिटरमाइंड, आप उसको डिटरमाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पर। एज्यूमिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021
जो 31 मार्च 2021 है बेटे, जो इस साल खत्म हुआ है लास्ट ईयर, assuming profit for the year ended 31 मार्च 2021 will be the same as for the year ended 31 मार्च 2020। उन्होंने कहा कि हमारा आगे आने वाले साल का प्रॉफिट वैसा ही होगा जैसा बेटे लास्ट ईयर में था। हम इस बात को एज्यूम कर लेते हैं। और आपको अब 3 बातें दे दी गई बच्चों, आपको 3 बातें दे दी गई। सेल्स लास्ट ईयर की थी 12 लाख रुपए की। आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था 2,40,000 का। और बेटे वो 1 जून 2020 को मर गया, उसकी डेथ 1 जून 2020 को हो गई। तो हमारे साथ वो 2 महीने जिंदा रहा, अप्रैल और मई। और हमें क्वेश्चन के अंदर अप्रैल और मई की सेल गिवन है बेटे। सेल्स ऑफ अप्रैल एंड मई 2020 3 लाख। हमें बेटे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसको प्रॉफिट देना है। हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उस पार्टनर को प्रॉफिट डिवाइड करना है। तो हमने यहां पर बेटे एक छोटी सी बात निकाली। देखो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो, लास्ट ईयर प्रॉफिट बेटे उसको डिवाइड कर दो लास्ट ईयर की सेल से। लास्ट ईयर की सेल से डिवाइड कर दो। देखो इससे हमारे पास निकलेगा क्या, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 12 लाख रुपए की सेल करके। परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100 कर रहा हूं। मैंने 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 12 लाख रुपए की सेल करके। यानी मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है कितना सर, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। यानी मैं अपनी सेल के ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाता हूं। ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। लास्ट ईयर मैंने 12 लाख रुपए की सेल करी और 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यानी सर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है 20%। यानी मैं जितनी सेल करूंगा उसका 20% मेरा प्रॉफिट होगा। मैं जितनी सेल करूंगा उसका 20% मेरा प्रॉफिट होगा। तो बेटे इस साल आपने 2 महीने में सेल करी है, अप्रैल में और मई में। आपने 2 महीने में सेल करी है बेटे 3 लाख। तो अगर मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखूं इस साल की, तो बेटे 3 लाख रुपए की सेल पर मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा। यानी सर हमारी पार्टनरशिप फर्म 60,000 रुपए कमाई। बेटे ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट परसेंटेज। आप दोबारा से सुनो मेरी बात। आपने 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट लास्ट ईयर कमाया, पूरा साल काम करके, पूरा साल आपने काम किया। आपने अप्रैल से लेकर मार्च तक काम किया, 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 12 लाख रुपए की सेल करिए बेटे। 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया 12 लाख रुपए की सेल करके। यानी सर आपने 20% प्रॉफिट कमाया ऑन सेल्स, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। ये सर आपकी परसेंटेज आ रही है प्रॉफिट की। तो बेटे इस साल करंट ईयर में जब वो हमारे साथ 2 महीने रहा, अप्रैल और मई में, मैंने 3 लाख रुपए की सेल करी। तो 3 लाख रुपए की सेल पर अगर मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो मेरी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 60,000। मेरी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 60,000। बेटे क्वेश्चन में आप ऊपर पढ़ के देखें, यहां पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दी है। मान लो उस पार्टनर का, इस पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग 1/4 है। उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है बेटे, मान लो आप। तो हमने अगर 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो बेटा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 60,000 इंटू 1/4।
15,000। आप दोबारा से समझे, हमने 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 12 लाख रुपए की सेल करके, तो मेरा प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स आ गई 20%। मैंने अप्रैल और मई में 3 लाख रुपए की सेल करी, तो 3 लाख रुपए की सेल के ऊपर जब मैंने प्रॉफिट निकाला तो आया 60,000। ये 60,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट है। तो बेटे फर्म का प्रॉफिट अगर 60,000 है तो उस पार्टनर का शेयर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना आ गया? 15,000। सर यहां पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई कर दो यहां पर सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, और बेटे फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रॉफिट शेयर से। लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। हमारे को मल्टीप्लाई करना है बेटे उस सेल से जो उसकी डेट तक, डेथ की डेट तक हुई थी बच्चों, टिल द डेट ऑफ डेथ। वो बेटा ये देखो मैंने इसको अलग अलग कर दिया था। मैंने यहां पर क्या किया था बेटे, 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट 12 लाख रुपए की सेल पर, तो बेटे 3 लाख रुपए की सेल पर कितना प्रॉफिट होगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके शेयर से। मैंने बेटे इसको अलग अलग कर दिया, मैंने इसको अलग सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3 लाख से, प्रॉफिट परसेंटेज 60,000 आ गया बेटे, और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाइड बाय सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयर। बेटे जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास आ गया 15,000।